Hello everyone, this is Farhan. Guys, let's start alternative to practical paper 4 of May-June 2021, variance 41. Let's see what we have in this paper. A student uses dilute sulfuric acid and copper to carbonate to make a pure dry sample of blue copper to sulfate. One more thing, dilute sulfuric acid is colorless, copper to carbonate is insoluble in a green powder. The equation for the reaction is shown. Okay, तो basically ये green powder है और ये blue solution है, तो green powder से blue solution appear होगा, green powder disappear होगा, volume of carbon dioxide gas release होगी. तो हम यहाँ लिख देते हैं ये बात कि colorless, बल्कि हम लिख देते हैं effervescence is given off. Okay, the student uses one of the pieces of apparatus shown in the diagram to measure 20 cm cube of dilute sulfuric acid. Pour dilute sulfuric acid into other piece of apparatus as shown in the diagram. So ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं नेम द apparatus the student uses to measure this acid. तो जाहिर सी बात है मेजरिंग सिलेंडर है बेटा ये, तो हम यहाँ लिखेंगे मेजरिंग सिलेंडर. Okay. Next is name the apparatus into which the student pours the acid. स्टूडेंट जो है वो इस फ्लास्क के अंदर पोर कर रहा है, तो उसको हम कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं. ओके, और इसको हम एर्लन मेयर फ्लास्क भी कह सकते हैं. एर्लन मेयर फ्लास्क. Okay. The student adds solid copper to carbonate to the dilute sulfuric acid until the reaction is finished. Add the copper to and the copper to sulfate is in excess. Okay. अगर copper to carbonate excess में है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ amount इसका बच जाएगा left after the reaction. Number 1. Number 2, ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ये fully use हो जाएगा, fully consume, because ये limiting reactant है. Okay. We can describe two observations which show that the reaction is finished and the copper to carbonate is in excess. तो reaction finish होगा तो जाहिर सी बात है जो आपके पास एसिड जब कंज्यूम हो जाएगा, fully कंज्यूम हो जाएगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एफरवेसेंस हैं वो आना बंद हो जाएंगे, वो मजीद रिलीज नहीं होंगे. सो आप लिखेंगे नो मोर effervescence is given off. Okay. उसके बाद कॉपर टू कार्बोनेट इज इन एक्सेस. तो मैंने कहा था कि कॉपर टू कार्बोनेट क्योंकि एक्सेस अमाउंट के अंदर है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन रह जाएगा, रिएक्शन एट द एंड द रिएक्शन रह जाएगा. तो हम कहेंगे कि सम अनडिसॉल्व्ड green solid will remain in the flask. Okay. Next, the student filters the reaction mixture through filter paper in a filter funnel. Describe the appearance of the residue on the filter paper and the filtrate after filtration is complete. So appearance of the residue on the filter paper, green solid. क्योंकि कॉपर टू कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, एग्जामिनर ने हमें कहा हुआ था. सही है, तो वो एज अ रेजिड्यू वर्क करेगा.
ऑलराइट, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फिल्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्यूशन है। ओके, अपीयरेंस ऑफ द फिल्ट्रेट, जाहिर सी बात है कॉपर सल्फेट है तो ब्लू कलर का होगा, तो ब्लू सॉल्यूशन। सही है, दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student investigates the effect of concentration on the energy changes in the neutralization reaction. तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और हम जानते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी हमेशा रिलीज होती है whenever acid and an alkali react together। सही है, और वो कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिटरमिन करो ऑन द एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज को हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेल्टा क्यू मैं फॉर्मूला यूज करूंगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। मैंने लास्ट पेपर जो आपको करवाया उसमें मैंने बताया था कि ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये टेम्परेचर चेंज है। एग्जामिनर ने भी हमें ये फॉर्मूला दिया था, इससे पहले वाले जो पेपर्स हैं उसमें मैंने ये बात कोट की है। ठीक है, तो ये वही चीज लिखी है मैंने दोबारा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं कि मेजर 25 cm क्यूब ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इनटू अ बीकर। ऑब्वियसली एक फिक्स्ड वॉल्यूम, एक एक्यूरेट वॉल्यूम चाहिए तो पिपेट से मेजर करूंगा और बीकर में प्लेस करूंगा। सो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया हुआ है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैंने एक्चुअली 25 cm क्यूब NaOH लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो मैं थर्मामीटर इंजेक्ट करूंगा और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन कर लूंगा। राइट, दैट इज गोइंग टू बी माय इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एक्सपेरिमेंट। एंड ऑब्वियसली इसको हम T1 से रिप्रेजेंट कर देंगे इन डिग्री सेल्सियस। राइट, फिर वो कह रहे हैं एड 25 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर dm क्यूब HCl टू द बीकर। ठीक है, अब हमने इसके अंदर कितना ऐड किया, HCl 25 cm क्यूब HCl 25 cm क्यूब कितना हो गया हमारे पास HCl। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा तो आप स्टर करोगे मिक्सचर को। व्हाई आर वी स्टरिंग, स्टरिंग इसलिए फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। ठीक है ना, यहाँ पर मिक्स वेल नहीं लिख सकता इसलिए क्योंकि दोनों एक्वस हैं, तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो मिक्स प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे। मेजर and record the highest temperature of the solution in the beaker. That is going to be my final temperature after experiment. And that is going to be my T2. It has to be in degrees Celsius. उसके बाद वो कह रहे हैं repeat the experiment with different concentration of hydrochloric acid. Why are we repeating the experiment, guys? Why? मतलब क्या जरूरत है रिपीट करने की? To get the consistent result. और कंसिस्टेंट रिजल्ट आने का मतलब एक्यूरेसी है एक्सपेरिमेंट के अंदर। To get the consistent and accurate result. Okay. The diagram shows the highest temperature reached for 0.1 mole per dm cube and 0.5 mole per dm cube HCl. तो highest temperature reach for 0.1 आपके पास कितना है, ये 20 है 21, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 20.5678 आ रहा है। ठीक है, तो 20.8 आ जाएगा आपके पास। तो हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर वन
Mm, 20.8. ओके, ऑलराइट। और इसका कितना है जनाब? 23, 24, 26, 26, 23.6। ओके, चलो ये तो हाईएस्ट टेम्परेचर हो गए। ओप्स माय गुडनेस, हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया 23.6। ओके, अब इशू ये है कि भाई मुझे टेम्परेचर चेंज निकालना है। तो टेम्परेचर चेंज निकालने के लिए मैं इनिशियल टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इनिशियल टेम्परेचर कहाँ है? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ NaOH and HCl इज दिस, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। सही है, ये आपका T1 हो गया। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 0.8। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें आप तो आपके पास आंसर आएगा 3.6। ओके, ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। वो कह रहे हैं another student repeats the experiment for 8 different concentration of HCl and record the temperature changes। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है आपके पास और ये टेम्परेचर आया है। आप नोट करें 1.3 के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब रिएक्शन इज फिनिश्ड। ठीक है, वो कह रहे हैं the temperature change for 0.7 mole per dm cube HCl is anomalous। 0.7 पे anomalous है, यानी ये वैल्यू anomalous है। 2.6 suggest what the student should do to check that this temperature change is anomalous। जब भी anomalous को चेंज करना होता है हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। तो रिपीट द एक्सपेरिमेंट। to get the accurate result। अच्छा, ये अनोमलस क्यों है भाई? अनोमलस इसलिए हो सकता है हीट लॉस हुआ हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट लॉस हो सकता है, या टेम्परेचर की रीडिंग सही तरह से नोट डाउन नहीं की हो। कैन नॉट मेजर प्रॉपरली। तो सोर्स ऑफ एरर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी वजह से अनोमलस पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। वो कह रहे हैं आपसे प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ टेम्परेचर चेंज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HCl ऑन द ग्रिड। तो मैंने ये आपके लिए प्लॉट किया है एंड आई एम श्योर कि ये बिल्कुल ठीक होगा। बट यू गाइज नीड टू प्लॉट दिस ग्राफ। ओके, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं आपसे ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन, oops, draw one straight line of best fit for the concentration up to 9 mole per dm cube। 9 मोल पर डीएम क्यूब यहां तक आ रहा है आपका। तो ये मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं एंड सेकंड स्ट्रेट लाइन थ्रू द अदर 3 पॉइंट्स। ये सेकंड स्ट्रेट लाइन थ्रू द अदर 3 पॉइंट्स, तो ये बना दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सटेंड बोथ स्ट्रेट लाइंस अंटिल दे इंटरसेक्ट, यानी मैंने इस लाइन को एक्सट्रापोलेट किया और इस लाइन को भी यहां से एक्सट्रापोलेट किया और ये इंटरसेक्ट हो गया इस पॉइंट के ऊपर आके। सही है, वो कह रहे हैं यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ HCl व्हिच गिव्स अ टेम्परेचर चेंज ऑफ 5.4 डिग्री सेल्सियस। तो 5.4 डिग्री सेल्सियस, 5.4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ओके, 5.4, ये 5.5 है, ये 5.4 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5.4। सही है, सेट करें। माय गुडनेस, दैट्स अ क्लासी थिंग।
और ये यहाँ पर आ रहा है, सही है, ये आ गया। सो अगर ये मेरे पास आया है तो ये वैल्यू 0.6 है, ये 0.7, 0.7 और ये 0.8। सो आई बिलीव ये वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए कुछ समवेयर अराउंड 0.78, राइट, मोल पर डीएम क्यूब। ओके, वन स्मॉल स्क्वायर इज बेसिकली 0.02, ये 0.04, ये 0.06, सॉरी 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 और ये 0.1। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे तो ये 0.78 आ गया हमारे पास, हम यहाँ लिख देते हैं 0.78 मोल पर डीएम क्यूब। ओके, 5.4 के ऊपर। नेक्स्ट इज यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द टेम्परेचर चेंज फॉर 1.4 मोल पर डीएम क्यूब। टेम्परेचर चेंज निकालना है, दैट इज डेल्टा टी। तो 1.4 जो है वो तो ये रहा आपके पास, राइट, ये है 1.4 और इसका टेम्परेचर चेंज ये आया है, और ये टेम्परेचर चेंज एग्जैक्टली कितना है 6.9। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि ये T2 है मेरे पास, और ये T2 मेरे पास कितना है 6.9 डिग्री सेल्सियस। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था 0.6 डिग्री सेल्सियस से, राइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर T1 दैट इज 0.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर मुझे टेम्परेचर चेंज निकालना होगा तो मैं ऑब्वियसली डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6.9 माइनस 0.6, सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ऑब्वियसली 6.3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 6.3 लिख देते हैं इन डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ HCl दैट न्यूट्रलाइजेस ऑल द NaOH। ये वो पॉइंट है जहां पर सारा का सारा NaOH और HCl आपस में न्यूट्रलाइज हो गया है। तो यहां से जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो देखें, ये वैल्यू आ रही है आपके पास, oops, ओके, ठीक है, इज इट फाइन, या तो ये 1.0 आ रही है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1.0 मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद वो कह रहे हैं अ मेजर सोर्स ऑफ एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट इज हीट लॉस, सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट कैन रिड्यूस द हीट लॉस। यार हीट लॉस को रिड्यूस करने के बहुत सारे मेथड हैं, और सबसे पहला मेथड ये है कि आप आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एज यू कैन सी बीकर के अंदर किया था, राइट। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बीकर आई कैन यूज पॉलीस्टाइरीन कप्स, या मैं लेगिंग यूज कर लेता हूँ, जो कॉटन वूल होती है उस वो क्या करेगा, वो हीट लॉस प्रिवेंट कर देगा। या ऊपर कवर लिड लगा दो यहाँ पर, तो कवर लिड लगाने से भी हीट लॉस कम हो जाता है। तो हीट लॉसेस के सारे फॉर्मेट्स लिख देता हूँ। यूज कवर लिड onto the beaker, ये मेरा पहला हो गया। दूसरा, यूज पॉलीस्टाइरीन कप्स। मैंने प्रीवियस पेपर में भी बताया कि पॉलीस्टाइरीन कप जो होते हैं वो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। यूज पॉलीस्टाइरीन कप्स। और थर्ड क्या हो सकता है, यूज लेगिंग, कॉटन वूल होती है जो कि हीट लॉस प्रिवेंट करती है, यूज लेगिंग। ठीक है,
around the beaker. Insulation के काम आता है, ठीक है? That's the end of question number, I believe, 2. Let's move on to the next question. That is question number 3. A student does a series of tests on a mixture of ionic compound in aqueous solution. Complete the table, name any gas form, and describe the test used to identify these gases. वो कह रहे हैं aqueous ammonia is added to the mixture, green precipitates forms which is insoluble in excess aqueous ammonia. तो green precipitates iron 2 ions के भी होते हैं, green precipitates chromium 3 ions के भी होते हैं. So solution में या तो chromium 3 ions हैं या iron 2 ions हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं iron 2 ions और chromium 3 plus ions. Okay. Then फिर आपके पास है sodium hydroxide is added to the mixture, green precipitate is formed which is soluble in excess aqueous sodium hydroxide. तो आप जानते हैं Fe2 plus के जो precipitates हैं वो insoluble होते हैं, chromium 3 plus के precipitates soluble होते हैं, green solution देते हैं. इसका मतलब ये chromium 3 plus होगा. फिर वो कह रहे हैं the mixture is warm, यानी आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने NaOH डाला हुआ है, आपने उसमें ग्रीन प्रेसिपिटेट्स देख लिए, वो डिसॉल्व हो गए. अब आपने क्या किया, उसी मिक्सचर को उठा के हीट किया. जब हीट किया तो गैस रिलीज हुई विच टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सैंपल के अंदर अमोनियम आयंस भी हैं, बिकॉज व्हेन एनी अमोनियम आयंस रिएक्ट विद एनी गैस देन ऑलवेज अमोनिया गैस इज गिवन आउट. सो ये अमोनियम आयंस हैं, ठीक है. अमोनियम आयंस हैं, बट गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी? This produces ammonia gas. Okay. एग्जामिनर ने हमें यहाँ जगह नहीं दी है, इसलिए हमने अमोनिया गैस की फॉर्मेशन यहाँ नहीं लिखी, हमने यहाँ लिख के दे दिया. Now the next is excess dilute nitric acid is added to the mixture. Carbonate ions are in the mixture. अगर carbonate ions हैं और आप acid ऐड करेंगे तो effervescence is given off. Effervescence is given off. And obviously उन्होंने कहा था कि जो गैस हो उसका टेस्ट बताओ, तो दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. इसका मतलब कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म. उसके बाद वो कह रहे हैं फॉलोड बाय एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, आयोडाइड आयंस आर इन द मिक्सचर. तो ऑब्वियसली येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे यहाँ से, क्योंकि तमाम आयोडाइड आयंस के येलो प्रेसिपिटी होते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं सल्फेट आयंस आर इन द मिक्सचर. तो सल्फेट का टेस्ट होता है कि आप बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोराइड यूज करें. तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐड dilute nitric acid followed by barium nitrate और barium chloride, totally up to you. तो आपको क्या मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे बेरियम सल्फेट के. ओके, ऑलराइट. That's the end of question number 3. Let's move on to the fourth question. That's planning and designing. Oh my goodness. A mixture of aqueous iron 2 nitrate and aqueous sodium thiosulfate is purple. Okay. Okay. A reaction takes place in the mixture. When the reaction is complete, the solution turns from purple to colorless. That's important. Purple to colorless हो गया. Plan an experiment to show that aqueous copper 2 sulfate increases the rate of this reaction. Okay, okay. You are provided with aqueous iron 3 nitrate
aqueous sodium thiosulfate, aqueous copper sulfate, apparatus normally found. Your answer should include method, which includes the name of the apparatus you would use and the variables you would control. My goodness, control variable. तो रेट ऑफ रिएक्शन का कंट्रोल वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? कंट्रोल वेरिएबल हो सकता है टेम्परेचर, कंट्रोल वेरिएबल हो सकता है सरफेस एरिया. मैं यहाँ सरफेस एरिया नहीं ले सकता. क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर हैं. अगर सॉलिड होते तो मैं सरफेस एरिया लेता. मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि एक्वस मीडियम में होने की वजह से इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी नहीं होगा. तो टेम्परेचर को हमने देखना होगा यहाँ पर. मोस्ट लाइकली द मेजरमेंट यू नीड टू मेक ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट, the results you expect, an explanation of how the results show that copper to sulfate increases the rate of reaction. My goodness, that's tricky. That's not an easy experiment. I must say that's not an easy experiment. Okay. आपने क्या करना है? आप दो सेपरेट बीकर के अंदर दो सेपरेट बीकर लें and both of them contain small amount of aqueous iron 3 nitrate and aqueous sodium thiosulfate. Okay. 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 काफी ट्रिकी है. तो सबसे पहली तो बात ये, हम लेंगे टेक अ बीकर and mix iron 3 nitrate and sodium thiosulfate and start the stopwatch. To record the time. ठीक है. जैसे ही सॉल्यूशन पर्पल टू कलरलेस होगा, टाइमर यानी स्टॉपवॉच स्टॉप करके टाइम नोट डाउन कर लीजिए. तो हम लिखेंगे रिकॉर्ड द टाइम when the solution becomes colorless. ठीक है. हाँ. दूसरी बात ये कि वॉल्यूम of solution remains constant throughout the experiment. Rate of reaction मालूम करने के लिए total volume of solution needs to be constant, okay, throughout the experiment. जाहिर सी बात है मुझे टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा. ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोल वेरिएबल है. ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट temperature needs to be controlled.
और उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ. सो वी यूज thermostatically controlled वाटर बाथ, और इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज कर सकते हैं. यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस का हम यूज कर लें. ठीक है. अच्छा, ये तो कंट्रोल वेरिएबल मैंने मेंशन कर दिया. डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन का भी आ गया. टाइम स्टार्ट करोगे ये होगा. कॉपर सल्फेट भी तो ऐड होगा ना. रिपीट द एक्सपेरिमेंट with specific volume of copper sulfate. Record the time. ओके. अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्शन टाइम के, राइट. तो अगर रिएक्शन टाइम आपका ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है. तो जब आप कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन टाइम इंक्रीज होगा आपका, और रिएक्शन टाइम शॉर्टर हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा. तो आप यहाँ बता दीजिए ऑन द एडिशन, on the adding of copper to sulfate, reaction time decreases. This increases the rate of reaction. मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, पहले देख लूं कि क्या है. अच्छा, ठीक है. ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना हम कंसंट्रेशन लगाते हैं. उन्होंने बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है कॉपर सल्फेट को ऐड करने से, तो इसका मतलब रिएक्शन टाइम उसका शॉर्टर होगा. सो आई डिड राइट. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. Let's move on to question number 5. A student investigate a solid metal carbonate using two different methods. Method 1, measure the mass of an empty test tube. Okay, some metal carbonate to the test tube and measure the mass again. Heat the test tube strongly and then let it cool. Okay. Measure the mass of the test tube and content again. यानी मैंने हीट करने के बाद उसको दोबारा से मेजर किया. फिर मैं क्या कर रहा हूँ? हीट द टेस्ट ट्यूब अ सेकंड टाइम, देन इट एंड लेट इट कूल. मेजर द मास ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कंटेंट अगेन. यानी मैंने हीट किया है, रीहीट कर रहा हूँ, फिर हीट कर रहा हूँ और फिर रीवे कर रहा हूँ. तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हो, सो अब नोट करें, हीट एंड रीवे, हीट एंड रीवे, रीहीट एंड रीवे, रीहीट एंड रीवे. तो क्यों कर रहा हूं मैं रीहीट एंड रीवे? रीहीट एंड रीवे is used to get the accurate results. Accurate और consistent results. ये याद रखना कि इसको करने की रीजन क्या है. Okay. The student results are shown. ठीक है. Calculate the mass of metal carbonate used. Okay. Mass of metal carbonate before heating. Test tube and content after first heating. Test tube and content after second heating. Test tube and content after third heating. तो ये है 61.14 और ये 59 point this, नहीं 63 point this and 61.14. Okay, let me check. 63.34 minus 61.2.2.
सो बेसिकली मैं ये दोनों वैल्यूज यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर होगा। सो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ मेटल कार्बोनेट डिटरमिन करने के लिए जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब एंड मेटल कार्बोनेट बिफोर हीटिंग है वो लूंगा 63.34, और थर्ड हीटिंग के बाद जो री की वैल्यू आएगी उसको यूज करूंगा क्योंकि वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इट्स गोइंग टू बी 2.20, तो यहाँ लिख दीजिए 2.20, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल चेंज इन मास ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब आफ्टर हीटिंग। चेंज इन मास कितना आ रहा है, नहीं, oops, what did I wrong? Oh, wait. My bad. Wait. Uh, mass of metal carbonate used, तो भाई ये एम्प्टी था और ये बिफोर हीटिंग था, तो चेक करते हैं 63.34 माइनस 59.14 इज गोइंग टू बी 4.2। यस, ये होगा 63.34 माइनस 59.14। सो गाइस हमारे पास आंसर आ रहा है 4.2। तो ये वो मास है मेटल कार्बोनेट का जो कि हमने यूज किया था हीटिंग से पहले, ठीक है, ऑलराइट। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल चेंज इन मास ऑफ द कंटेंट ट्यूब आफ्टर हीटिंग। तो अब मैं ये दोनों वैल्यूज यूज करूंगा, ठीक है, आफ्टर हीटिंग एंड बिफोर हीटिंग। सो टोटल चेंज इन मास, टोटल चेंज इन मास डिटरमिन करने के लिए हम यूज करेंगे 63.34 माइनस 61.14। तो 63.34 minus 61.14 is going to be 2.20। सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2.20, ऑलराइट। एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट हीट्स मेटल कार्बोनेट 3 times, ये वाली बात आ गई ना, ये रीजन है। तो हम लिखेंगे टू मेक श्योर that reaction is finished, okay, and to obtain constant or consistent value of mass, okay। हाँ जी, उसके बाद द मेटल इन द मेटल कार्बोनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ चेंज इन मास ड्यूरिंग हीटिंग। आप जानते हैं कि ये आपके पास मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, और आप जानते हैं कि जब आप इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल एस्केप, जिसकी वजह से मास जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर gas will escape from the apparatus okay. The MR of carbon dioxide is 44. Use your answer to A2 to calculate the number of moles of carbon dioxide made in the reaction. Number of moles of carbon dioxide,
ए पार्ट टू, ए पार्ट टू, ए पार्ट टू। ठीक है, ये मेरे पास है 2.20। हम्म, और मेरे पास ये है 44, तो 2.2 divided by 44 is going to be 0.05. सो मोल्स आ जाएंगे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 2.2 डिवाइडेड बाय 44, तो मेरे पास आ जाएगा 0.05 मोल्स। हम यहाँ उठा के लिख देते हैं 0.05 मोल्स। फिर वो कह रहे हैं यूज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो आप नोट करें, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। अगर ये आपने 0.05 लिया तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 0.05। तो यहाँ लिख देते हैं ड्यू टू सेम मोलर रेशियो, इसके भी कितने मोल होंगे, 0.05। Now the next is use your answer to A part 1 and C part 3 to calculate the mass of 1 mole of the metal carbonate. अच्छा जी, तो moles equals to mass upon mr. ओके, सो मुझे तो मास कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा एम आर से। मोल्स मेरे पास है 0.04, सी पार्ट थर्ड एंड ए पार्ट वन। मास ऑफ मेटल कार्बोनेट 4.20 है। ओके 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 ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। वो बेसिकली आपसे एम आर मालूम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि मास गिवन है आपको। मुझे कैसे पता चला एम आर कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि कह रहे हैं 1 मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो 1 मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट इज बेसिकली द एम आर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसलिए उसने इस मेटल 1 मोल को ना बोल्ड में कर दिया है। सो 0.05 इंटू मास कितना था, 4.20। उप्स, यस 4.20। तो इंटू 4.2, आंसर इज 0.05 into 4.0। वेट 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 वेट, ये हो जाएगा आपके पास 4.20 डिवाइडेड बाय 0.05। 4.2 divided by 0.05, then it's going to be 84. So MR is going to be 84। आप 84 यहाँ लिखिए, ठीक है जनाब, यहाँ से 84 आ गया आपका। वो कह रहे हैं कैलकुलेट AR ऑफ मेटल M। तो भाई ये है आपके पास MCO3 इक्वल्स टू 84। M को छोड़ दीजिए, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 टाइम्स 3 होता है, इक्वल्स टू 84। तो यहाँ से M का आंसर कितना आ जाएगा, 84 माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से M की वैल्यू ये सब मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा ना बेटा, सही है। और 84 माइनस 60 इज बिकम 24। ओके, तो जो 24 है वो AR ऑफ M आ गया। वो कह रहे हैं ड्यू टू एन इशू विद इक्वेशन 5C16 द इक्वेशन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। Question has been removed from the question paper। ओके, तो पेपर ही क्वेश्चन ही रिमूव कर दिया उन्होंने पार्ट 6 में। चलें ठीक है, नो इशू। तो हमें उसके मार्क्स मिल जाएंगे बेनिफिट ऑफ डाउट के थ्रू। मेथड 2, the student measures 0.20 gram of metal carbonate, set up the apparatus shown in the diagram, remove the bung and quickly add the metal carbonate, replace the bung, measure the total volume of gas collected when all the metal carbonate has reacted। Guys, ये जो तरीका उसने अडॉप्ट किया ना, स्पेशली इन दीज टू स्टेजेस, इन दीज टू, सही है। इससे
सोर्स ऑफ एरर जनरेट होगा, gas can escape. Source of error because some gas can lost. Okay, सारी गैस इस सिरिंज में नहीं आएगी, कुछ यहां से निकल जाएगी. नेम द apparatus used to collect the carbon dioxide. क्योंकि ग्रेजुएशन मार्क है तो ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज. ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज. फिर वो कह रहे हैं स्टेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड. ओके, ये 100 है. ये 10, 20, 30, 40, 50, 50, 1, 2, 3, 4. तो ये हो जाएगा 54. Okay. Calculate the number of moles of carbon dioxide collected at 24 dm cube. So बहुत simple सा है. Moles of carbon dioxide equals to volume of carbon dioxide, which is 54 cm cube, और 1 dm cube 24 dm cube at RTP होता है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 24,000 cm cube से. तो 54 divided by 24,000 is basically 2.25 times 10 to the power minus 3 moles. तो हम यहाँ 2.25 into 10 to the power minus 3 moles कर देते हैं. That's a lengthy question, guys. The student uses this information to calculate the relative atomic mass of M. Suggest a reason why method 2 is less accurate than method 1. तो मैंने आपको कहा यहाँ से गैस लॉस हो जाएगी, तो आपको एग्जैक्ट जो है वो नहीं मिलेंगे, because some of the gas has been lost from the flask. Okay. Next, identify a hazard in method 2 and suggest a safety precaution to reduce the risk associated with the hazard. Method 2. Method 2 में हमारे पास क्या है? Oh yes, ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? कोरोसिव होता है. सही है. तो जब कोरोसिव है तो ऑब्वियसली उससे बचने के लिए मैं सेफ्टी गॉगल्स यूज करूंगा. तो आप बताएंगे कि HCl इज कोरोसिव, wear goggles and chemical resistant gloves Okay, that's the end of this question. Question number 6, titrations related, guys. The student determined the concentration of dilute sulfuric acid by titrating with aqueous NaOH. The student transferred 10 cm cube of 0.1 mole per dm cube into a flask. हाँ, क्योंकि ये एक एक्यूरेट वॉल्यूम है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो इसको पिपेट के थ्रू भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि 10 cm क्यूब की पिपेट्स भी होती हैं, और ब्यूरेट के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं. वी कैन यूज बोथ. ठीक है. A few drops of methyl orange indicator into the flask. यार फ्लास्क में आपके पास क्या है? NaOH, और मिथाइल ऑरेंज का कलर NaOH में क्या होगा? येलो. ठीक है. Fill the burette with H2SO4. Add H2SO4 to the flask until the indicator color change. तो इन एसिड क्या हो जाएगा? रेड. ऑलराइट.
तो कलर ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी येलो टू रेड। फ्लास्क में इनिशियली येलो होगा, टाइट्रेशन की वजह से रेड हो जाएगा। The diagram shows part of the burette with the liquid level at the beginning and at the end of the each titration. तो ये हो जाएगा जनाब मेरे पास 0.0 और ये हो जाएगा 24.2। ठीक है, फिर आपके पास है 24.2 और फिर है 47.8, फिर आपके पास है 1.123 1.3 एंड देन 24.7। टेक आउट द डिफरेंस, ये हो जाएगा 24.2, ये हो जाएगा आपके पास 23.6 और ये हो जाएगा आपके पास 23.4। तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स ये हैं और इन दोनों का एवरेज वॉल्यूम आएगा 23.5। और एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? 23.6 को 23.4 को दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, वी विल गेट दिस थिंग। ओके, now the next is calculate the number of moles of NaOH in this volume of this। तो मुझे कंसंट्रेशन पता है, मुझे वॉल्यूम पता है, मैं मोल्स फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये हो जाएगा बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH कंटेन 0.100 मोल। तो अगर आपके पास 10.0 cm क्यूब है तो बताइए मोल्स कितने होंगे? तो 0.1 into 10 divided by 1000, it's going to be 1 into 10 to the power minus 3 moles of NaOH in 10.0 cm cube। तो बेटा हम यहाँ लिख देंगे 1 into 10 to the power minus 3 moles। ओके, फिर वो कह रहे हैं इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन NaOH and H2SO4 is shown। ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 that react with this। सो गाइस NaOH 2 मोल है और H2SO4 1 मोल है। अगर आपने 1 times 10 to the power minus 3 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 5 into 10 to the power minus 4 मोल्स, क्योंकि आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन मोल पर डीएम क्यूब, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग फिग में आंसर देना है और कंसंट्रेशन मालूम करनी है। और ये जो मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं ये कितने वॉल्यूम में थे H2SO4 के? ये थे इस वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, या या तो ये था आपके पास अ, उम, 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 तो हम बोलेंगे 23.5 cm cube of H2SO4 contain 5 into 10 to the power minus 4 moles। कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 1000 cm क्यूब से कंपेयर करूंगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 गाइस मेरे पास कितनी आ जाएगी? into 1000 divided by 23.5 is going to be 0.2127 मोल पर dm क्यूब। तो भाई 0.02127 3 सिग्निफिकेंस बोल रहा है ना, इसलिए 0.0213 कर दो, क्योंकि 3 सिग्निफिक बोल रहा है। ठीक है, 0.0213 मोल per dm cube। I hope it makes sense to you। Oh, that's the end of this paper। Thank you guys।